क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, और इस लेक्चर सीरीज़ में हमने आपके आईसीएसई बोर्ड का आपकी बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। और इसमें अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तक पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि हमने ये पढ़ा था कि मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड को अगर मैं इस पॉइंट पर हिंज कर दूं या पाइवट कर दूं तो इस जगह पर इससे कुछ डिस्टेंस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो ये फोर्स इस O पॉइंट के अबाउट इसको रोटेशन दे सकता है। ठीक है, मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन बच्चों, इस टॉपिक में हम, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कपल, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मेरे पास रॉड है और इस रॉड को कहीं पर भी मैंने हिंज करके नहीं रखा है, कहीं पर भी पाइवट करके नहीं रखा है। लेकिन अगर मैं इस रॉड पर कोई दो पॉइंट चूज कर लूँ और ये दो पॉइंट पर मैं दो फोर्स अप्लाई करूँ, F यहाँ पर और F यहाँ पर, ये दोनों फोर्स अपोजिट फोर्स हैं। ठीक है, अनलाइक फोर्स हैं। तो ये दो अपोजिट फोर्स अगर हम इस तरह से इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें कि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर ना हो। आप देख रहे हैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है वो सब आपको पता है कि जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो पॉइंट ऑफ एक्शन है, और फोर्स की डायरेक्शन में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आप देखेंगे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज r है या d है, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट फोर्स, अनलाइक फोर्स, ठीक है, पैरेलल हो लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन पर ना हो, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ परपेंडिकुलर सेपरेशन हो, तब ये पूरा सिस्टम, दोनों फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मिल करके बनाते हैं बच्चों कपल। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कपल, और इस कपल के अंदर भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो ये दोनों फोर्स जो कि एक दूसरे से r या d परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, ये मिलके बनाएंगे कपल, और इस कपल के अंदर भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको कपल के बारे में समझ आया होगा। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों कपल को। टू इक्वल अनलाइक, इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ओके, द इफेक्ट ऑफ कपल इज रोटेशन। अब आप देखेंगे कुछ, इसको हम एक्सप्लेन करें। अभी मैंने बताया था जैसे ए बी मेरे पास एक रॉड है, राइट, और इस एंड पर मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस एंड बी पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन सपोज डी है। आप देखेंगे कि इस एफ की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ओके, और इस वाले एफ की लाइन ऑफ एक्शन ये रही। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो गए, पैरेलल है। लेकिन आप जरा देखो, अगर ये इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकती है, ऐसे दो फोर्स लगाएंगे, जैसे पेन है, पेन को इस तरह से दो फोर्स लगाएं। अभी कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसके अंदर इस रॉड को रोटेट करने की क्षमता है। तो रोटेट कौन करता है? टॉर्क करता है। तो टॉर्क करता है तो सबसे पहले ये वाला जो एफ है, ये एफ, ये भी तो यहाँ उस ओ पॉइंट के अबाउट इस रॉड में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसको हमने मोमेंट ऑफ फोर्स बोला था, उसी को टॉर्क बोला था। तो इस फोर्स एफ का इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा उसको थोड़ा समझना। इस वाले फोर्स का इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क क्या होगा उसको समझना। तो देखिए, ये वाला जो फोर्स है इस ओ पॉइंट के अबाउट इस तरह से इस डायरेक्शन में, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रॉड को ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स है इसके कारण जो भी
मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा, टॉर्क बनेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स है इस O पॉइंट के अबाउट, इसको भी तो ऐसे ही घुमाएगा। ये वाला फोर्स भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बना रहा है। तो इसका टर्निंग इफेक्ट किधर होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इसका मतलब ये जो दोनों आप देख रहे हैं, दोनों फोर्स इसमें सेम सेंस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं, मींस रोटेशन की डायरेक्शन सेम है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं। ये वाला फोर्स जो मूवमेंट बना रहा है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये वाला फोर्स जो इस O पॉइंट के अबाउट रॉड को घुमाने की कोशिश कर रहा है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी आपको। टू फोर्सेस F एंड F एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट A एंड B कंस्टिट्यूट अ कपल। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसका फॉर्मूला बनाते हैं कपल का। ए बी एक मेरे पास रिजिड रॉड थी, ए पर मैंने फोर्स लगाया था, ये फोर्स इसमें ओ के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था, और बी पर जो फोर्स लग रहा है ओ के अबाउट वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही ऐसे रोटेट करा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस ओ के अबाउट ये रॉड घूमने लगती है, राइट। अब अगर मैं कपल की बात करूं तो कपल का मतलब होता है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आप देखेंगे, सबसे पहले इस ये वाले F फोर्स की बात करें, इस O के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो फार्मूला आपको पता है। वो फार्मूला था फोर्स इनटू जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमता है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी, AO, यही होगी। तो F इंटू AO, ठीक है, प्लस, अच्छा ये कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये कपल जो हुआ, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ इस वाले F का वो पॉजिटिव हुआ। अच्छा, इस वाले F का क्या होगा, O पॉइंट के अबाउट, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस होगा वो भी, तो इसको भी प्लस लिख दिया, F इंटू वॉट, OB, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। अच्छा, इन दोनों में F कॉमन ले लेता हूँ और हमारे पास फिर आएगा AO प्लस OB, ठीक है, F इंटू, अब बताओ AO ये रहा, OB ये रहा, तो टोटल कितना हो गया, AO प्लस OB, ये D के इक्वल हो गया, तो इसके मैं लिख सकता हूँ D। तो बच्चों कपल को डिनोट कर सकते हैं हम किससे, C से। C इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। अच्छा, यहां पर आप देखना, ये C इक्वल टू, कपल इक्वल टू एक ही फोर्स आया है, एक सिंगल फोर्स, ठीक है। अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो फाइनल फॉर्मूले में एक ही फोर्स लिखना है और दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लिखना है। तो एक सिंगल फोर्स, कोई सा भी दोनों में से कोई सा एक फोर्स ले लो, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो F इंटू डी हो जाएगा। डी दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, ये डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कपल की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हुई है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ कपल के एग्जाम्पल। जैसे टू टर्न ए डोर नोब, एक दरवाजा है, उसकी नोब को ओपन करने के लिए भी दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पड़ते हैं ओपन करने के लिए। टू वाइंड द स्प्रिंग इन ए वॉच, एक रिस्ट वॉच होती है उसमें हम चाबी भरते हैं, ठीक है ना, तो वो भी उसमें क्या करते हैं, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। टू रोटेट अ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को भी कसते हैं या खोलते हैं तो इस तरह से दो फोर्स लगाने ही पड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक टू टर्न ए टेप, टेप नल को जब खोलते हैं तो वहाँ भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। बॉल को स्पिन करते हैं तब भी होता है, और कार की स्टीयरिंग में भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। कुछ डायग्राम से समझें, जैसे आप इस डोर की नोब को खोल रहे हैं, तो डोर की नोब को इस तरह से खोल रहे हैं तो ये सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा
और एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं, तो देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स लगे और ये दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ भी एक कपल बन रहा है जो इस डोर की नोब के अंदर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें बच्चों, जैसे मेरे पास है रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच के अंदर भी जब हम चाबी भरते हैं ऐसे, तो यहाँ जब चाबी भरेंगे तो यहाँ पर हमें कपल का यूज़ करना पड़ेगा। दो उंगलियों से हम देखेंगे कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और दोनों फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो टॉर्क यहाँ पर भी कपल बनेगा। स्क्रू ड्राइवर आप देखते हैं ऐसे ही तो ओपन करते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब इसको घुमा रहे हैं, रोटेशनल इफेक्ट दे रहे हैं, तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, टेप को ओपन कर रहे हैं, टेप नल, तो यहाँ पर एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स सपोज यहाँ लगाया, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तभी तो ये कपल बनेगा, और कपल बनेगा तो ये इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, स्पिन करते हैं ना जब बॉल को, तो ऐसे दो उंगली से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, यूं घुमाते हैं, स्पिन करना, तो वहाँ भी कपल का यूज़ होता है। कार की स्टीयरिंग देखो आप, कार की स्टीयरिंग में भी आप देखते हैं कि दोनों हाथों से पकड़ के एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तब जाके स्टीयरिंग में एक टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी बुक में भी दिए हैं, तो इनको थोड़ा सा एक रीड आउट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस करते हैं, और वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, आप इधर से धक्का दे रहे हैं, इधर से भी धक्का दे रहे हैं, या एक पर्सन इधर से पुश कर रहा है, एक पर्सन इधर से पुश कर रहा है, लेकिन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि ये तो कहीं भी मूव करने वाला नहीं है। क्यों मूव करने वाला नहीं है? क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चों? जीरो हो गया है। ठीक है, अगर ये वाला फोर्स स्ट्रांग होता, ये F2 होता, और ये सपोज F1 होता, और मैं बोलता F2 ग्रेटर है F1 से, अब बताओ किधर मूव करेगा? तो आप कहेंगे कि इधर वाला कमजोर है, इधर वाला स्ट्रांग फोर्स है, तो ये स्ट्रांग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगा, और वो नेट फोर्स कैसे आया? ये जो बड़ा वाला फोर्स था उसमें से ये छोटा वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो माइनस कर दिया। सपोज इधर F2 100 न्यूटन का था और इस डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे, यानी ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में उस फोर्स के इफेक्ट में जाएगा, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जाएगा, वो नेट फोर्स निकालना हो तो 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स माइनस में होते हैं, मींस उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एक दूसरे से, बड़े में से छोटा माइनस कर लो। 100 माइनस 10, यानी आपको जो नेट फोर्स मिलेगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना दूं तो वो मिलेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स F2 माइनस F1 यानी 90 न्यूटन। मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है वो 90 न्यूटन का फोर्स इधर लेफ्ट साइड में फील करेगा। ठीक है, इसीलिए इस लेफ्ट साइड में ये मूव करेगा, इसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा 90 न्यूटन के इन्फ्लुएंस में। लेकिन क्या इस पर 90 न्यूटन अप्लाई हो रहा था? अप्लाई तो 100 भी हो रहा था, 10 भी हो रहा था, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो 90 है। और इसके पहले एग्जाम्पल जो मैंने देखा कि दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हूं तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करता, बिकॉज अगर हम इस ब्लॉक पर देखिएगा, इस ब्लॉक पर यहाँ से मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ, इधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ, तो नेट फोर्स की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 10 माइनस 10 जीरो, नेट फोर्स हो गया बच्चों जीरो। अब देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक तो रेस्ट में था और हमने दो फोर्स लगाए, लेकिन नेट फोर्स जीरो आया, तो वो अभी भी रेस्ट में ही है। ठीक है ना?
अच्छा, इसका ऐसा भी सोचो, मान लो कोई ब्लॉक है, कंटिन्यूसली पहले से ही मोशन में है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी v को मान लो कि वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब 10 मीटर पर सेकंड से चलते हुए ब्लॉक पर फिर से दोनों डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, तो क्या उसकी स्पीड में चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड में चेंज कौन करता है? फोर्स। और नेट फोर्स तो अभी भी क्या है? नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, भले ही हमने उस पर दो फोर्स लगा रखे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखे हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो हो गया। तो पूरा ब्लॉक अभी भी जितनी स्पीड से पहले चल रहा था अभी भी उसी स्पीड से चलता रहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में चलता रहेगा, ना तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही अपनी स्पीड को चेंज करेगा। तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बच्चों, यहां पर दो बातें हो गई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो रखते हैं, कितने भी फोर्स लगाएं लेकिन उन सबका नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो जैसे मोशन में था, जिस डायरेक्शन में मोशन में था, उसी डायरेक्शन में उसी तरह से मोशन में ही रहेगा। मींस अगर नेट फोर्स जीरो है, इफ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द सिस्टम और ब्लॉक विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम, और यही आपकी बुक में लिखा है, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चल रहा है, और अगर पहले से कोई घूम रहा है, रोटेशन में है, और हम नेट फोर्स उस पर जीरो कर दें, तो अभी भी क्या होगा? वो जिस तरह से रोटेट कर रहा था वैसे ही रोटेट करता रहेगा, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी। तो व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये दो टाइप की होती है। दो टाइप की क्या है कि एक तो होती है बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, देन बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी अगर पहले से रेस्ट में है और बहुत सारे सेवरल फोर्सेस, मल्टीपल ऑफ फोर्सेस हमने उस बॉडी पर अप्लाई कर दिए, लेकिन उन सभी फोर्सेस का नेट सम जीरो है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उनका नेट सम जीरो हो गया है, तो नेट फोर्स तो जीरो हुआ। मीन्स हमने बहुत सारे फोर्स लगाए, लेकिन कुछ इस तरह से लगाए, कुछ डायरेक्शंस ऐसी थी कि उनका नेट सम क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट सम जीरो हो गया, उनका रिजल्टेंट जीरो हो गया, तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने वाली नहीं है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको समझ आई होगी, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये हमने एक ब्लॉक का एग्जाम्पल लिया। ये ब्लॉक में यहाँ देख रहे हैं एक F फोर्स है और इधर भी F फोर्स है। अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, जितने फोर्स से यहाँ पुल कर रहा हूँ उतने फोर्स से यहाँ भी पुल कर रहा हूँ, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी। ये पहले से ही रेस्ट में थी और हम दो अपोजिट फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स इधर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं या पुशिंग फोर्स लगाएं, तो ये अपनी स्टेट को चेंज करने वाली नहीं है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक बुक है, वो सपोज किसी टेबल पर रखी हुई है, तो उस पर, वो भी टेबल पर कंटिन्यूसली रखी रही रहेगी, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कैसे जीरो है? आप देखेंगे, ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है, ये बुक रखी है सपोज। ये जो बुक रखी है, तो एक तो इस बुक का वेट है mg, इसको w भी लिख सकते हैं,
और इस टेबल की रिएक्शन ऊपर लगती है, टेबल की रिएक्शन, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो ये टेबल की रिएक्शन इस ब्लॉक पर ऊपर या इस बुक पर ऊपर लगेगी और इस बुक पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, आर और एम जी, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसलिए इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये बुक अपनी पोजीशन को या स्टेट को चेंज नहीं करने वाली, इसलिए ये एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस मतलब वही एक तरह से तराजू जो होता है, तो तराजू जो वेइंग मशीन होती है ना, वो है एक तरह से। तो ये तराजू हो गया और एक पेन यहाँ पर है, इसमें एक पेन यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर ये बीम हॉरिजॉन्टल है, ये बीम यहाँ पर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से रोटेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों, इधर जो भी इसमें वेट होगा, इधर W वेट होगा और O पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, अगर होता तो ये D डिस्टेंस हो गई। तो इस W को हम फोर्स भी बोल सकते हैं, तो इस फोर्स का या वेट का इस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना होगा, तो हम मोमेंट की बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, इधर ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, यानी फोर्स को W लिख सकते हैं, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डायरेक्शन में है आप देखोगे, अगर ये घुमाता तो कैसे घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अच्छा, इधर वाले फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स F1 हो गया, MO F2 निकालते हैं इसका, तो इधर भी तो W ही लग रहा है, ये भी F है, बराबर है, तो ये W इंटू ये हो जाएगा D, ये भी D हो गया। लेकिन ये किधर घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा इस O पॉइंट के अबाउट इस रॉड को ऐसे, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये हुआ क्लॉकवाइज। तो अब आप देख रहे हैं इस O पॉइंट के अबाउट इधर वाला पेन इसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इधर वाला पेन इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और इधर एक क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो जब एक रॉड पर दो टॉर्क, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो अगर लगते हैं, तो नेट टॉर्क मींस नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक टॉर्क इधर लग रहा है, एक टॉर्क इधर लग रहा है, ये टॉर्क इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये टॉर्क इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और दोनों ही टॉर्क के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बस सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। मतलब सोचो इसने इधर घुमाया, उतना ही इसने इधर घुमा दिया, तो फिर तो वो फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी स्टैटिक क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अगर रोटेट होना चाहता था लेकिन ये रोटेट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ के टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर था। एक टॉर्क अगर कोई सा भी ज़्यादा हो जाता, मान लो क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क कम होता, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाती पूरी रॉड, ये इधर आ जाती थोड़ी, ये ऊपर चली जाती, लेकिन दोनों बराबर हैं इसलिए नेट टॉर्क 0 है। तो यही लिखा है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, in a beam balance when the beam is balanced in horizontal position, the clockwise moment of force due to the object on its right pan balances the anti-clockwise moment of force due to weights on its left pan, and the beam has also rotational beam has no rotational motion, it is in static equilibrium। ये rotational motion में नहीं है, तो इसलिए क्या है, हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए एक और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सेकंड, ये है बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है या पहले से ही रोटेशन में है और उस पर हम कुछ सेवरल फोर्स अप्लाई करें या सेवरल कपल या सेवरल टॉर्क या सेवरल मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें, लेकिन नेट टॉर्क या नेट फोर्स उस पर 0 हो,
तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने वाला है, ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ट्रांसलेशनल मोशन में ही रहेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। रोटेशनल मोशन में है तो अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करते हुए वो रोटेशनल मोशन में कंटिन्यूस रहेगा। इसको बोलते हैं क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं रेन ड्रॉप का लेता हूँ। ये रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप में क्या होता है, जब ये ड्रॉप बरसात की जो बूंद है वो एटमॉस्फेयर में होती है और फिर नीचे अर्थ की तरफ गिरने लगती है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ गिरने लगती है, तो उस समय क्या होता है कि एक तो इसका वेट होता है, अपने वेट के कारण ये नीचे गिरती है। ठीक है, वेट को हम mg बोलते हैं, यही आपको पता है। लेकिन जब ये नीचे गिर रही होती है तो इसका मतलब वेट तो लग रहा है, मतलब फोर्स तो नीचे लग रहा है, अर्थ इसको नीचे पुल कर रही है। लेकिन जब ये नीचे गिरती है तो एटमॉस्फेयर में एयर है। एयर क्या करती है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगने लगता है, FUP, अपथ्रस्ट कह सकते हैं, FUP अपथ्रस्ट। बच्चों इस पर एक फोर्स और लगता है और वो फोर्स आगे आप 11th की क्लास में पढ़ते हैं, स्टोक्स फोर्स होता है। वो जो एयर होती है और जो बूंद है, ड्रॉप है, इसका फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन के कारण ऊपर एक फोर्स और लगता है। तो इसका मतलब ऊपर लगने वाले सारे फोर्स और नीचे लगने वाले जो उसका वेट है उससे बैलेंस हो जाती है। मतलब ये दोनों, अगर मैं बात करूं अपवर्ड डायरेक्शन में, इस ड्रॉप पर जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स इस वेट से बैलेंस हो जाते हैं। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स है, जितना वेट है, अपवर्ड डायरेक्शन में जितने इस पर फोर्स लग रहे हैं उनके इक्वल हो जाता है। और इक्वल हो गए तो ये दोनों ऊपर हैं, ये W नीचे है, और दोनों, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो मतलब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों यहाँ पर फिर नेट फोर्स हो जाता है 0। इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स 0 हो गया तो इस पर जैसी इसकी स्टेट है उसी स्टेट को ये कंटिन्यू करेगी। इसकी स्टेट क्या थी? डाउनवर्ड, नीचे आने की। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है, अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करती। नेट फोर्स 0 है, इसलिए इट विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ये ड्रॉप का एग्जांपल है बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं एरोप्लेन का। एरोप्लेन में क्या होता है कि ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, प्लेन का भी कुछ वेट है, W = mg वेट मान लेते हैं। अब इस वेट के कारण ये नीचे गिर सकता है क्योंकि अर्थ प्लेन को भी पुल करेगी नीचे की तरफ, तो प्लेन को तो खींच लेगी, अर्थ गिर जाएगा नीचे। लेकिन जो एयर है ना, एयर क्या करती है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, वही अपथ्रस्ट फोर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है और ये जो अपथ्रस्ट है और ये जो वेट है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और जब इक्वल हो गए दोनों तो फिर ये नेट फोर्स इस पर क्या हो गया बच्चों? 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब दोनों इक्वल हो गए, नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये एरोप्लेन जिस स्टेट में था, हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके जिस स्टेट में था उसी स्टेट में फिर वो कंटिन्यूसली मूव करता है। वो मोशन में था, वो जो है उसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट, v हो जाता है कांस्टेंट। ये बात क्लियर हुई सभी को? बोलो। अब आप कहेंगे ये अपथ्रस्ट एयर कैसे लगाती है ऊपर? ये उसकी पूरी प्रोसेस है, पूरी कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्पीड हाई होती है ना प्लेन की, तो
तो इसके जो विंग्स होते हैं, और विंग्स इस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं कि जो प्रेशर है एयर का, एयर तो नीचे भी है विंग्स के, ऊपर भी है, तो ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर उतना ही रहता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एयर जो है, एयर की ये विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भागती है। और जब ऐसे भागती है हाई टू लो प्रेशर, तो उसमें जो कुछ भी मटेरियल है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसको भी अपने साथ लिफ्ट करा देती है। तो ये विंग्स में कुछ ऐसी हम इसको शेप देते हैं कि ऊपर एरोप्लेन के ऊपर जो विंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाए और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो। तो एयर का जो प्रेशर नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो एयर ऐसे लिफ्ट होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो साथ साथ में इस प्लेन को भी ऊपर ले जाती है। तो उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और ये अपथ्रस्ट यहाँ पर इस वेट के इक्वल हो जाए तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक ये हो गया। एक और एग्जाम्पल बच्चों ले लें, थर्ड। एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ इसको और इसमें एक स्टोन बांध देता हूँ। रेडियस इसकी आर है, लेंथ इसकी आर है, और इसको यहाँ पकड़ के ऐसे सर्कल में इसको रिवॉल्व कराऊँ, इस तरह से रिवॉल्व कराऊँ। तो जब मैं इसको इस तरह से सर्कल में रिवॉल्व करा रहा होऊंगा, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में मैं टेंशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं खींच रहा हूँ, तभी तो ये चल रही है। तो मतलब हमने एक फोर्स क्रिएट किया, टेंशन क्रिएट किया रस्सी में, मतलब हमने फोर्स लगाया, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज आना चाहिए। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो टेंशन यानी जो फोर्स हमने बनाया, इसको टेंशन फोर्स कहते हैं, टी। ये यहाँ टी फोर्स ही है, टेंशन फोर्स है। तो ये जो टेंशन फोर्स हमने क्रिएट किया इस रस्सी के अंदर खींचते समय, उस रस्सी को खींचा हमने, घुमा रहे थे तो खींच ही तो रहे थे, तो ये टेंशन इस स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। आप आगे पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको रिवॉल्व कराना होता है ना, अब रिवॉल्व के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे स्टोन को रिवॉल्व करा रहे हैं रस्सी से पकड़ के हम, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब कभी भी रिवॉल्यूशन की बात होती है, जब कभी भी हम कहें कि एक पार्टिकल को रिवॉल्व कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट होती है किसी न किसी फोर्स की। विदाउट फोर्स वो रिवॉल्व नहीं कर सकता, और वो फोर्स उसको नाम दिया गया है, नेम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो नेसेसरी, वो रिक्वायर्ड फोर्स होता है जो उस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराता है। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फोर्स से मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को, इस स्टोन को मुझे रिवॉल्व कराना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हम जो टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही टेंशन इसको क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो ये जो टेंशन है वो तो खत्म हो गया इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने में, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, 0। इसलिए ये अब कैसा, ये रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। वेलोसिटी यहाँ चेंज होगी, उसका कारण ये है कि इसकी डायरेक्शन इस स्टोन की बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, अगर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए तो। अच्छा, सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मून को रिवॉल्व करने के लिए कौन दे रहा है, वही अर्थ और मून के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट है अराउंड द सन,
मोशन ऑफ सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ, जिसमें हम ले सकते हैं मून ले सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं, तो ये सभी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड यहाँ पर हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होती रहती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको कुछ समझ आई होगी। स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब बच्चों इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन भी होती हैं कि आखिर ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो उस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि कब कब इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम आपके बुक से ही इसको लिया गया है। इन एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर ये दो कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। पहली कंडीशन क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सेकंड, algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0। मतलब अगर फोर्स हैं और वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं तो मोमेंट बन गया। तो सारे मोमेंट ऑफ फोर्स का सम जितने भी हों, जितने मोमेंट बन रहे हैं, सभी का जो सम है वो क्या होना चाहिए? अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन 0 होना चाहिए। मतलब कुछ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उतने ही मैग्नीट्यूड के क्लॉकवाइज भी होना चाहिए, जिससे कि नेट जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो 0 हो जाए। वही लिखा है, दैट इज द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम एक्सिस। ये बात क्लियर है आपको? ओके। तो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यस बच्चों, एक और हम टॉपिक लेते हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो बुक की एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसमें कुछ हमें पॉइंट्स थोड़े से समझने हैं। जैसे लीवर, लीवर क्या होता है? लीवर एक लाइट रॉड होती है, हल्की रॉड होती है, स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, बस वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या हो, रोटेट हो जाए। जैसे ये रॉड है, ये भी लीवर हो सकता है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट हो सकती है। ये टेढ़ी मेढ़ी भी रॉड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं लीवर। फिर एक पॉइंट आएगा फलक्रम। फलक्रम, फलक्रम क्या होता है? फलक्रम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ लीवर टर्न्स फ्रीली इज कॉल्ड फलक्रम, राइट। अब बच्चों एग्जाम्पल लें, सीशॉ, सीशॉ इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, बीम ऑफ बैलेंस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सीशॉ देखते हैं, एक रॉड होती है, वो ऐसे रोटेट हो सकता है, बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है उसके अबाउट। तो ये पूरा बीम जो है सीशॉ का, ये बन गया लीवर, और जो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है वो हो गया आपका फलक्रम। ऐसे ही बीम ऑफ बैलेंस, बीम ऑफ बैलेंस की बात करें तो एक वही तराजू की वाली बात कर रहे हैं। तो तराजू के सेंटर पे जो है, जिसके अबाउट ये हॉरिजॉन्टल रॉड ऐसे रोटेट हो सकती है, वो हो गया फलक्रम। और ये पूरी बीम हो गई हॉरिजॉन्टल बीम, वो इसका बैलेंस, इसका हो गया ये लीवर, ठीक है ना बच्चों। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास तराजू, ये हो गया आपके पास लीवर, और ये F2F है, F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं, ये फलक्रम है, इसके अबाउट ये रोटेट हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो सीशॉ इन द प्लेग्राउंड, द बीम ऑफ बैलेंस, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। लीवर इन सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन सब में आप देख रहे हैं ये जो लीवर है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब वही कि ये इस पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं, तो नेट टॉर्क 0 हो जाता है। चलिए लास्ट एक छोटा सा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए मैं एक लीवर AB जो कि O पॉइंट के अबाउट पाइवट है, उस पर विचार कर लेता हूं। O इज द फलक्रम, O फलक्रम है क्योंकि उसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है। R बी द रिलेशन ऑफ द
support at the fulcrum and R is opposite to the force F1 and F2 acting at A and B। ठीक है, चलिए तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से देखो ए बी मेरे पास बच्चों रॉड है, ठीक है। इधर मैंने एक F1 फोर्स लगाया, इधर F2 फोर्स लगाया। जरूरी नहीं है कि ये ठीक बीच में ही हो, फलक्रम इस रॉड पर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस फलक्रम के अबाउट इसको रोटेट कराया जा सकता है। ये जो F1 है इसको ऐसे रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज O के अबाउट D1 डिस्टेंस में। F2 इसको आप देखेंगे ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज D2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अगर ये रॉड बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल लेवल रोड है, ठीक है, मतलब लेवल रॉड ये आपकी बन गई है। तो लेवल रॉड बन गई है तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां पर देखें, द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इधर इस पूरी रॉड का फोर्स नीचे और ऊपर जो इसका रिएक्शन है कैपिटल R, इसको रिएक्शन कहते हैं। तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्स और सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स अगर बराबर हैं तो उस केस में हम देखेंगे कि ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी, यानी ये ट्रांसलेशनल मोशन ऊपर या नीचे नहीं करने वाली। तो देखते हैं जरा नेट फोर्स कितना आता है, ठीक है। नेट फोर्स कितना आ रहा है, ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं देखो जरा, और डाउनवर्ड कितने लग रहे हैं। तो हम देखेंगे ऊपर तो केवल R ही लग रहा है, ये R रिएक्शन फोर्स है R। नीचे कौन से लग रहे हैं F1 F2, तो F1 प्लस F2 हो गया। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यहां से F1 F2 को इधर ले लो तो R माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है। अब बच्चों इसको हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे ये F1 इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा तो मोमेंट क्या हो गया पॉजिटिव, F2 इसको क्लॉकवाइज मूव कराएगा तो मोमेंट हो गया नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि दो टॉर्क या दो मोमेंट इस रॉड पर O के अबाउट अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में लग रहे हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये रोटेट यहां पर आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो देखें इसका मोमेंट क्या होगा F1 इंटू डी, ये F1 इंटू डी हो गया। इसका मोमेंट क्या हो गया F2 इंटू डी, दोनों मोमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब F2D को इधर ले आओ तो F1D माइनस F2D2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो नेट कपल या नेट मोमेंट, नेट फोर्स ऑफ मोमेंट, नेट फोर्स ऑफ मोमेंट क्या आया 0, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, मोमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ R अबाउट फलक्रम इज 0। इस R का मोमेंट O के अबाउट तो 0 होगा, क्योंकि R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R के लिए तो 0 ही है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ R अबाउट फलक्रम 0 होगा, क्योंकि R जो फोर्स है वो उसी फलक्रम से ही जा रहा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की डिस्टेंस तो 0 हो गई, ठीक है। तो ये हम बच्चों यहाँ पर इतना पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी पूरी तरह से फिनिश है। अब कहीं कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, जिससे कि मैं अगली क्लास में उसको और शामिल कर लूँगा। दूसरी बात, अब अगले क्लास में हम आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो वेट करिएगा। तब तक आप खुद से भी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। अगली क्लास में MCQ क्वेश्चन करेंगे जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट थ्योरी, ठीक है। MCQs करेंगे और आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, थैंक यू। राहुल चलो बस।